शेयर कर दी रेड मैंने उसको। ठीक है सर। ओके, सो अब मैं अगर आपको मॉडल दिखाऊं वन बाय वन, तो मेरा पहला जो मॉडल है हमारे पास, जो पार्ट है मेरे पास, इसको मैंने ये मेरे पास एक ब्रिक का पार्ट था, ये बॉटम लेयर का एक पार्ट है मेरे पास, तो सबसे पहले मैंने एक जो मेरी स्टैंडर्ड ब्रिक थी, जो मैंने जिस मटेरियल से ब्रिक को बनाया, मैंने उसको मॉडल आउट किया। उसके बाद मैंने ये मेरी ब्रिक थी, इसको मैंने डिज़ाइन किया, इसको बताया मैंने, और मैंने एक छोटी स्मॉल बीम बनाई जिसके अंदर मेरे पास ब्रिक, फिर दरमियान में मोटर था मेरे पास, फिर ब्रिक, फिर मोटर था, फिर ब्रिक, फिर मोटर था, और टॉप एंड बॉटम पे मेरे पास एक ईसीसी की लेयर भी मौजूद थी। अब जब हम इसको मॉडल करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट हमने नॉर्मल बीम में यूज़ किया था, जब हम लोग स्पोर्ट स्टील की प्लेट अप्लाई कर रहे थे और रिइंफोर्स कंक्रीट बीम थी हमारे पास, तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई किया, और मैंने इसको वही फेसेस प्रोवाइड किए मास्टर्स और स्लेव के जरिए। अब मैं अगर आपको अपनी असम्बली दिखाऊं, तो ये मेरी होल असेंबली थी। ब्रिक और मोटर को एक दफ़ा मैंने कनेक्ट किया, और फिर उनको मैं डुप्लीकेट करता गया जहां तक मुझे चीज़ें डिटेल्स चाहिए थी। लेट्स इमेजिन कि मैंने इसी चीज़ को दोबारा डुप्लीकेट करना है फॉर, मैं एक दीवार अब बनाना चाह रहा हूँ। ये तो मैंने एक स्मॉल, एक वन लेयर ऑफ ब्रिक बनाई थी, जिसे हम उर्दू में रद्दा कहते हैं, कि हमने एक रद्दा हमने पूरा ब्रिक का बनाया हुआ था और उसको हम लोग टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। लेट्स इमेजिन कि आपका कोई प्रॉब्लम आता है जिसमें आपने एक पूरी दीवार बनानी है ब्रिक की, तो उसमें जो मेन जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे तो हमें इजी आ गया हमारे पास। अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक ब्रिक बनती है, सॉरी यार मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, अब बैकअप वरना मैं आपको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे करता इसको। शेप आपके पास क्यों नहीं मॉडल ओपन हो रहा? अब देखें ये मुनीब ने आराम से ओपन किया, उसके पास वही मैंने मॉडल से फाइल भेजी है उसको। सर मैं इसको चेक करता हूँ मीटिंग के बाद, जो है मैं इसे चेक करूंगा सर। हाँ, अगर कभी मॉडल ओपन ना हो रहा कहे ना, तो उसकी जो दूसरी फाइल जो मैं भेजता हूँ ना, इन INP फाइल जो होती है उसको इंपोर्ट कर लिया करो उससे इजीली। अगर आप नया वर्जन यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज जी यूर सर। वर्जन यूज कर रहे हैं, तो उसमें फिर वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एनी हाउ, ठीक। अब ठीक है। आपके पास ये मेरी फुल एक ब्रिक है। ब्रिक वन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ब्रिक वन है मेरे पास। यहाँ पे मैंने पार्टीशन क्यों की है? क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी सपोर्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अगर मेरी सपोर्ट नहीं होती तो मैं इसको पार्टीशन नहीं करता। तो ये लेयर नहीं है, दिस इज अ होल ब्रिक। फिर मेरे पास लेयर वन, ये लेयर वन है मेरे पास। ये लेयर वन कोई भी हो सकती है, इसमें मैं फाइबर अप्लाई करना चाहूँ, इसमें मैं प्लास्टिक डालना चाहूँ,
ये रबड़ की लेयर में प्रोवाइड करना चाहूँ, जो मैं प्रॉपर्टी असाइन करूंगा ये वो लेयर हो सकती है। राइट नाउ इट्स अ सिमिट एंड सैंड पेस्ट जिसको हम मोटर कहते हैं, ये अभी हमारे पास उसकी लेयर है हमारे पास। फिर ब्रिक 2 है मेरे पास, ये फुल ब्रिक है, यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं की गई। ब्रिक 3 है, ब्रिक 4 है एंड ब्रिक 5 है मेरे पास, एंड सो ऑन। लेयर 2 है, लेयर 3 है एंड लेयर 4 है मेरे पास। अच्छा, आखिर में जो मेरे पास लेयर आ रही है वो हाफ लेयर है। उसकी रीजन ये है कि मैंने मॉडल करने की कोशिश की है इसको, जब मैंने सिमेट्री पे डाउन की है, कि मैंने उसको, यहाँ पे दो ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं इसको स्पोर्ट अप करूं, जैसे मैंने अभी स्पोर्ट, अभी आपको दिखाता हूं मैंने यहाँ पे स्पोर्ट कंडीशन कौन सी की हुई है, जैसे हमने बी में सिमेट्री करने के लिए की है कि मेरा एनालिसिस फास्ट हो और मुझे टाइम ज़्यादा ना लगे। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको हाफ लेयर प्रोवाइड करने के बाद जो है मैंने उसको फिक्स स्पोर्ट प्रोवाइड की हुई है। देन दो स्पोर्ट्स है मेरे पास, बॉटम स्पोर्ट है एंड देन टॉप स्पोर्ट है, और उनको भी फिर मैंने इस तरह डिवाइड किया है कि मैं अपना पॉइंट लोड उसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंडीशंस की, बाउंड्री कंडीशंस की। बाकी तो जो स्पोर्ट में हमने करना है वो तो आपको, आई होप आपको आइडिया है कि हमने बॉटम पे क्या करना है, नीचे फिक्स करनी है या ऊपर लोड अप्लाई करना है। सो ये मेरे पास एक मिड फेस है जो कि मेरा यहाँ पे इसमें वो कोई बनाया तो आर्टिस्ट वो पास आपको कुछ और बनाया हो वो नहीं यूज करना। तो ये आपको मिड सेक्शन पे स्पोर्ट्स नजर आ रहे हैं कि मैंने उसको कौन सी स्पोर्ट्स प्रोवाइड की हैं। मैं मिड सेक्शन पे किसी किस्म की डिफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, रोटेशंस नहीं देना चाहता, तो मैंने ये जो है मॉडल डिफाइन किया हुआ है नॉर्मली। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं ऐसे ही इसको स्पोर्ट कंडीशन देना चाहूँ, तो मैं इन केस भी कर सकता हूँ कि पूरी फिक्स दे दूंगा। तो मेरे पास ये 6 की 6 जो स्पोर्ट्स हैं, 3 डिफॉर्मेशंस, U1 U2 U3 एंड 3 रोटेशन। अच्छा, रोटेशन में याद रखिएगा, अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो सिग्मा FX, सिग्मा FY और सिग्मा M रिएक्शन में फोर्स और मोमेंट दोनों के लिए इसने रिएक्शन यूज किया हुआ है। तो मैं इन केस भी कर सकता हूँ, ये मैं दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। अभी मैंने, क्योंकि मैं जस्ट प्ले आउट कर रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे पहली ऑप्शंस मैंने की। लेट्स सपोज इसको हम एंड देन ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास अब यहाँ पे ये स्पोर्ट कंडीशंस बन गई है मेरे पास। बाउंड्री के ऊपर मैं लोड अप्लाई करना चाह रहा था, ये मैंने पूरा पॉइंट लोड अप्लाई नहीं किया, मैंने एक पूरा यूडियल लोड अप्लाई किया है। अगर मैं आपको इसकी वैल्यू दिखाऊं, तो मैंने पूरी उस दीवार को सिलेक्ट करके जो जितने मेरे पॉइंट्स थे सबके ऊपर मैंने 20 मिलीमीटर का लोड अप्लाई किया। तो मेरे 5 पॉइंट्स थे, तो उन 5 पॉइंट के ऊपर क्या, तो वो मेरे लिए अब यूडियल बन गया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पट्टी जिसमें हम लोग पॉइंट लोड अप्लाई करते थे। और स्पोर्ट कंडीशन है उसमें मैंने लाइन को पकड़ के उस पूरी लाइन को मैंने रोलर या किंग स्पोर्ट मैंने असाइन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं, ओके,
इसको अब मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूं। कैसे करते हैं, पूरी बीम को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर डुप्लीकेट करते हैं। अब जब मैं इसको दोबारा कनेक्ट करूंगा ना, तो मैंने जॉइंट के ऊपर जॉइंट नहीं रखना। मैंने उसी तरह ब्रिक का जो कॉन्सेप्ट होता है कि दूसरी जो ब्रिक है मेरी वो हाफ से शुरू होगी मेरे पास, तो मैंने उस पूरी बीम को उस तरह मैंने डिजाइन करना है। एक्सेस किधर है? चलो जी बेटा, खत्म हो गई नहीं बेटा, फिर थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होगा, ठीक है। ये हमने बेटे के बारे में अब जब मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा दोबारा, तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्पोर्ट, इस वाली स्पोर्ट को डिलीट कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। ये कौन सी स्पोर्ट थी मेरी? स्पोर्ट 2 थी। इसको जाके मैं यहाँ से, ठीक हो गया जी। और साथ में इस वाली स्पोर्ट को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये कौन सी स्पोर्ट थी मेरे पास? ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने अपनी पहले वाली जो मेरी ब्रिक है ऑलरेडी, इसको मैं अनइक्वल डिवाइड कर चुका हूं, तो मैं सेंटर पॉइंट नहीं पकड़ पा रहा। तो मैं सेकंड वाली बीम को, ब्रिक को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाके इसको मैं मशीन चुना चाहे हमें दोबारा करनी पड़ेगी, बाद में हम कर लेंगे दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट एंड नॉर्मल, यस। तो हमारी क्या प्रैक्टिस थी कि पॉइंट एंड नॉर्मल किए हमने, इसको ये सिलेक्ट किया हमने। क्या हो गया?
तो ये मैंने बिल्कुल अब सेंटर के ऊपर मेरी ये बीम डिफाइन हो गई है। अब मैं अपनी दूसरी जो मेरी बीम है उसके ऊपर मैं जाऊंगा। यार वंस अगेन सॉरी बैकर्स के वजह से, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं। अच्छा, जैसे मैंने वो स्पोर्ट किया था तो ऑलरेडी जो है ना मेरे पास हो गई थी। अब मैंने पास मैंने सेकंड ही करनी है। ओके, पहले वाली ब्रिक पे नहीं रखना, सेकंड वाली ब्रिक पे रखना है। पहली वाली अनलिकल है। ओहो, तो ये आपके पास सिनेरियो बनता है। और ये जो हाफ ब्रिक है ये भी हमारी हाफ ब्रिक रहती है, इसको भी हमने किया। इवन इनफैक्ट मैं चाहता तो मैंने जो भी जहाँ से ये वाला पॉइंट किया था मैं इसके जहाँ यहाँ से शुरू कर लेता मोटर के, तो थोड़ा सा मेरे पास एक फुल हाफ ब्रिक बन जाती। लेकिन अभी उस सिनेरियो में मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ पे एक जो हाफ मेरी ईसीसी की लेयर है मैं उस लेयर को यहाँ पे दोबारा प्रोड्यूस करूँगा। और मेरे पास जो हम लोगों ने, जैसे हमने फर्स्ट इंजीनियरिंग में ये में पढ़ा था, इंग्लिश बॉन्डिंग है, फ्लैमिश बॉन्डिंग है, उस हिसाब से हमने इसको मॉडल आउट किया हुआ है। इनके आपस में जो कॉन्टैक्ट्स थे ब्रिक के और मोटर के, वो तो मास्टर्स ऑफ स्लेव के हिसाब से ही मॉडलिंग हुई हुई है। तो एक लेयर में हमने मास्टर स्लेव करके हमने उसको कंप्लीट कर लिया, जितनी बड़ी भी हमारे पास ब्रिक होगी। जो आपस जो टॉप और बॉटम लेयर्स के अंदर है वो अगेन हम पूरी बॉटम जो ऊपर वाली हमारी लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है जिस पे हमारे पास लोड अप्लाई हो रहा है, उसका पूरे हम बॉटम को सिलेक्ट करेंगे तमाम फेसेस को, और उसको फिर हम लोग यहाँ पे बॉटम के साथ उसको वापस कर देंगे और बॉटम वाले को हम स्लीव कर देंगे।
सो दैट्स हाउ हम इस पूरे को मॉडल आउट कर लेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है हमारे पास? लेट्स सपोज आप इमेजिन करें इसी तरह मैंने ये 10-12 लेयर्स बना ली हैं और मेरे पास कोई विंडो है, ओपनिंग आ गई है, दरवाजे पे। ये भी मैंने केस स्टडी हम लोग कर रहे थे कि क्रिटिकल लोकेशन ऑफ ओपनिंग क्या है आपके पास लोड बेरिंग मशीनरी में, जहाँ पे लिंटर थ्रू आउट बैंड पे आप प्रोवाइड नहीं करते। अभी तो चले ये है ना कि जब 2005 से ज़िलज़िला आया था उससे पहले क्या प्रैक्टिस थी कि ब्रिक की अगर आपने दीवार बनाई है तो आपने विंडो है या डोर है तो 4 फुट का दरवाज़ा है तो हमने 4 फुट प्लस 6 इंच 6 इंच करके 5 फुट का आपने लिंटल बैंड दे दिया। 2005 के अर्थक्वेक के बाद पाकिस्तान बिल्डिंग कोड ने नस्पा के साथ और स्विस गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो गाइडलाइंस प्रोड्यूस की उसमें उन्होंने ये डिफाइन किया कि आपकी दीवार में ओपनिंग होगी या नहीं होगी, आपने थ्रू आउट लिंटर प्रोवाइड करना है। ओके, उसके लिए फिर उन्होंने हमने प्रोवाइड करना शुरू किया। अब प्रॉब्लम ये था कि आपके पास अगर एक और आप थ्रू आउट बैंड अप प्रोवाइड नहीं कर रहे और ओपनिंग आ गई है, विंडो या डोर आ गया आपके पास, अब अगर आपने लिंटल प्रोवाइड करना है तो आप लिंटल किस तरह प्रोवाइड करेंगे, या आपने वहाँ पे रिहेबिलिटेशन रेट्रोफिटिंग मशीनरी वॉल की रेट्रोफिटिंग आप लोग कैसे करेंगे। तो अब उसके ऊपर ये सारी डिस्कशन थी। लेट्स सपोज हमने 10 लेयर्स बना ली हैं ब्रिक की और प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास वुड आ रहा है या एल्यूमिनियम आ रहा है। तो उस केस में हम लोग ये करेंगे, ये 9 इंच की ब्रिक थी और हमें पता है कि जो हमारा दरवाज़ा होता है पहले उसके पास लोहे का फ्रेम होता है, या इवन एल्यूमिनियम विंडो भी हो तो उसका एल्यूमिनियम विंडो का फ्रेम होता है। तो जो ओपनिंग आ रही होगी आपके पास, अगर आप इतनी फेस पे ओपनिंग दे रहे हैं तो ये एल शेप आप एक नया मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, पार्ट बनाएंगे। यहाँ देखें ब्रिक यहाँ पे नहीं आएगी, ब्रिक मेरी इस वाले पोर्शन पे आएगी जहाँ पे अभी मैं कर्जर मूव कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारी बाउंड्री वॉल शुरू हुई, प्रॉपर्टी लाइन शुरू हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रिक आएगी। ये सिनेरियो ऐसा है कि इसके नीचे हमारे पास विंडो है, तो यहाँ पे जो हमने स्ट्रेसिस लेनी है वो हमने विंडो की लेनी है हमने, और उसके लिए क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का हम एक फ्रेम बना लेंगे, जितना पोर्शन होगा हमारे पास उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। सारी टेक्निक असल में बेसिकली यहाँ पे ये है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज जो भी आपके जहन में आ रही होगी कि सर जैसे ब्रिक और टू ब्रिक के दरमियान में मोटर होता है, तो दो लेयर्स की ब्रिक की 2 लेयर्स के दरमियान में भी तो मोटर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हमने ऐसा किया है कि लेट्स सपोज हम स्टडी ही कर रहे हैं कि हमने 2 ब्रिक्स के दरमियान में मोटर की लेयर नहीं दी, तो भी हमारे पास ये वो ब्रिक्स हैं। लेकिन इन रियल लाइफ आप हम सबको पता है दरमियान में हमारे पास एक मोटर की लेयर होती है, तो इन दोनों ब्रिक लेयर्स के दरमियान में हमारे पास एक मोटर की लेयर आ रही होगी। तो उस केस में भी हम लोग वही करेंगे कि ब्रिक टॉप ब्रिक लेयर का बॉटम मास्टर होगा, मोटर का टॉप स्लीव होगा, मोटर का बॉटम मास्टर होगा, मोटर लोअर जो लेयर है उसका टॉप जो है वो स्लीव होगा। तो इस तरह हम अपने पूरी दीवार को हमने अपनी कंप्लीट आउट करनी है। आज चुनाचा थोड़ा मुझे आइडिया नहीं था, सॉरी, शेब वाली साइड पे रेव अफ्तारी है, वो लोग बिजी भी होते हैं अफ्तारी के अंदर, तो मैं थोड़ा सा आइडिया नहीं था। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि हम जोर से पहले 11 बजे शुरू करें सेशन अपना, और ताकि हम उसको जो है उनको भी तकलीफ ना हो, हमें भी प्रॉब्लम्स ना हो। आज जो आप की असाइनमेंट होगी, इसमें मैं आपको एक ब्रिक का एक पेपर मशीनरी का व्हाट्सएप शेयर करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। आपने इन जो मेरी ये फाइल्स हैं इन्हीं फाइल्स को लेके जाना है, आपने यूज़ करना है आपने, और आपने अपनी लेयर्स बनानी है ब्रिक की। बिफोर गोइंग टू टेक योर क्वेश्चंस, मैं थोड़ा सा मटेरियल्स की बात बता दूं। हमने यहाँ पे 4 तरह की मटेरियल्स प्रोवाइड की है, वह है ब्रिक है, ईसीसी है, मोटर है, स्टील प्लेट है। स्टील प्लेट का आपको पता है, मैं इसको डिफाइन नहीं करूँगा। ब्रिक को मैंने कंक्रीट ही की तरह जो है डिफाइन किया है, कंक्रीट डैमेज प्लास्टिक किया है। यहाँ पे मेरे पास ब्रिटल वाला भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन चुनाचा जो स्टूडेंट्स हैं अभी हम लोग जिस फेज में हैं, हम लोग डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप इवन ब्रिक के जो मैंने कुछ पेपर्स भी शेयर किया, आप उनको भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें नज़र आता है कि उन्होंने ब्रिक और कंक्रीट का बिहेवियर दोनों का सेम है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम आ रही है आपके पास ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर। कंक्रीट में आपके पास प्लेटो आ जाता है, थोड़ा सा टेंसाइल आना शुरू हो जाता है। ब्रिक में कोई टेंसाइल नहीं है, आपने लोड अप्लाई किया और आपके पास ये पूरी एक समझे जैसे मैं कर्जर मूव कर रहा हूँ 45 डिग्री की लाइन के ऊपर आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आ जाती है। ब्रिक के ऊपर आपके पास कोई थोड़ी सी
फ्लेक्जर नहीं आती या प्लेटो नहीं आता आपके पास, तो डेट 25 से शुरू किया आपने और 40 के ऊपर आपने उसको स्ट्रेन के ऊपर आपने उसको डिवाइड कर दिया। हम यहाँ पे सिंपल ये भी कर सकते थे कि मैं सिर्फ पहली लेयर ही दे देता 25 जीरो की और मैं बाकी 2 लेयर्स प्रोवाइड नहीं करता, और टेंसाइल बिहेवियर आप जीरो भी कर सकते हैं, टेंसाइल बिहेवियर आप प्रोवाइड ना भी करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। आप कहें जी मैं 0 0 कर रहा हूँ या मेरे पास उसकी यील्ड स्ट्रेंथ ना होने के बराबर है, टेंसाइल आप इसको 6 को भी आप 0.6 कर दें आप, तब आपके पास ये वैल्यूज ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे हमने कुछ चीज़ों को प्ले आउट किया। ईसीसी जो है था मेरे पास मटेरियल, उसकी मेरे पास एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थी, जो कि हम नॉर्मली जब हमारे पास ईसीसी आ जाए या एफआरपी लेयर्स आ जाए, कंपोजिट मटेरियल्स की बात हम लोग करते हैं, तो डॉक बॉन्ड सैंपल्स बनाते हैं। वो हम कैसे बनाते हैं, उसकी क्या मेथोडोलॉजी है, मैं आपको CFRP की जो है ईसीसी के जो है वो मैं आपके साथ वो भी पेपर शेयर करता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम प्रॉपर एक सैंपल बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग लेते हैं। तो जो यहाँ पे ईसीसी की जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप देख रहे हैं कंप्रेसिव बिहेवियर की, टेंसाइल बिहेवियर की, दे आर नॉट इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दे आर रियल एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो मेरे पास जैसे हैं मैंने उनको यहाँ पे इम्बेड कर लिया। सिमिलरली फॉर द मोटर में अगर आप देखेंगे तो मोटर में भी मैंने थोड़ा टेंसाइल बिहेवियर किया हुआ था, हम उसको वहां से भी रिड्यूस कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि 2 0 है आपके पास कंप्रेशन की, सॉरी कंप्रेशन की 5 0 है, और टेंसाइल की मैंने 2 लिया हुआ था। इस 2 को भी मैं 0.2 कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं वैल्यू नहीं देता, 0 देता हूँ, तो ये कंक्रीट डेमोप्लास्टिसिटी मॉडल कहता है अच्छा फिर टेंसाइल नहीं है, तो 0 ना दें आप, बिल्कुल बहुत मिनिमम वैल्यूज दे दें उसको। या फिर आपने अगर कंक्रीट डेमोप्लास्टिसिटी मॉडल नहीं यूज करना, तो फिर आप दूसरी जो आपके पास जनरल्स के अंदर आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉरी के अंदर जो आपके पास ब्रिटल क्रैकिंग है, फिर आप उसको डिफाइन करें, आप फिर आप उनको डिफाइन ही ना करें जैसे आप डेमोप्लास्टिसिटी को आप डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन थी। तो लेट्स सपोज अभी हम डिफरेंट जो ब्रिटल को भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम, आपके सामने ब्रिटल की इंशाल्लाह ताला जो शीट हमने डेवलप की है मैं आपसे वो शेयर करूंगा, और डेमोप्लास्टिसिटी को भी आप लोग ने डन करना है। अभी राइट नाउ जो फेस है आपके पास वो है कि आपने सिर्फ इसको मॉडल आउट करना है। Now, if you have any question regarding the modeling technique, I hope आपको समझ में आ गया कि हमने किस चीज को ध्यान रखना है। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, शायद आप पहले भी इस चीज को समझ जाते, लेकिन जो ओपनिंग वाला फेज था, और हम वहां पे करेंगे, मैं आपको जो दीवार अभी दूंगा उसमें काफी बड़ी ओपनिंग होगी, तो आप पूरा एक रेक्टेंगुलर हॉलो चैनल आप प्रोवाइड करेंगे, और उस चैनल के साथ आप उसको वहां पे आप कनेक्ट करेंगे। वहां पे हमने स्ट्रेसेस देखेंगे, उन स्ट्रेसेस के साथ हम लोग देखेंगे कि ब्रिक के वहां पे फेलियर्स क्या हैं, और वहां पे तो ब्रिक जोन फेल नहीं हो रहा, या लेटरल लोड की वजह से आपके पास जो है इम्पैक्ट क्या आ रहा है, या जब हम मॉड्यूल अगले मॉड्यूल पे चले जाएंगे साइक्लिक लोडिंग पे हम लोग जाते हैं लेक्चर्स पे, तो वहां पे साइक्लिक लोडिंग या आपके पास जो इम्बिडेंट वाइब्रेशंस लोडिंग है या कुछ साइक्लिक लोडिंग्स हैं, या आपके पास जैसे पीजीए के अगेंस्ट है, पीक ग्राउंड एक्सेशन अगेंस्ट अप्लाई हम लोड करेंगे, तो आपके पास वहाँ पे ओपनिंग के इर्द कैसे क्रैक्स डेवलप्स होते हैं। यहाँ पे जो स्पेशली एफआईपी में जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, अगर वो ब्रिक की साइड पे आते हैं तो वहाँ पे वो लोग ये काम कर सकते हैं कि लिंटल थ्रू आउट लिंटल का क्या बेनिफिट था, जो कन्वेंशनल टेक्निक थी कि ओपनिंग के साइडों पे 6 इंचेस का क्या टेक्निक था, या दूसरी ऑप्शन आप ये कर सकते थे कि आप लिंटर प्रोवाइड नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आपके पास क्या आ रही हैं, तो वो इस न्यूमेरिकल जरिए काम कर सकते हैं। जो पेपर में आपके साथ शेयर करूंगा वो एक्सपेरिमेंटल मशीनरी के ऊपर है, जिन्होंने डिफरेंट थिकनेसेस ऑफ मोटर के ऊपर काम किया है, लिंटल के ऊपर काम किया है। आपने उसको कोशिश करना है मॉडल आउट करें, क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंस होगा, हमने अपने रिजल्ट्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं रिस्पेक्ट टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। अगर मैं आपको वैसे कोई केस स्टडी दे दूं जिसकी मेरे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारे पास लोड डिफ्लेक्शन कर्व नहीं होगी, तो हम आप उसको चेक नहीं कर सकेंगे। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर ये इंटरेक्शन के लिए हम हमेशा टाई बॉन्ड ही क्यों यूज़ करते हैं? ये टाई मॉडलिंग मतलब मास्टर और स्लेव वाला कंसेप्ट है, जो भले मोनोलिथिक हो या मतलब जिस तरह का भी इंटरेक्शन हो।
इसमें जो मैंने चीज एक्सप्लोर की थी, आपने शायद सवाल भी किया था, अगर हम इनको स्टडी करें तो हमारे पास टाई बॉन्ड है, रिजिड है, डिस्प्ले है, कपलिंग है, एडजस्ट पॉइंट है, एमपीसी है, शेल टू सॉलिड कपलिंग है, एम्बेडेड रीजन है, इक्वेशन है। हमें एम्बेडेड रीजन का भी समझ में आ जाता है, मतलब हमें टाई का भी समझ में आता है। रिजिड का हमें क्या समझ में आता है कि एक ऐसी चीज है जिसका, लेट्स सपोज मेरे पास जो मैंने ये ब्रिक बना रहा था, मैं ब्रिक की दीवार, और दरमियान में एक ब्रिक की जगह पे मैंने एक स्टोन यूज कर लिया। अब हम सबको पता है स्टोन इज अ रिजिड मेंबर, स्टोन में स्टोन ब्रेक नहीं हो, जिस लोड के ऊपर ब्रिक ब्रेक हो रही है स्टोन नहीं होगा, तो स्टोन को मैंने बना लिया। अब वो रिजिड बॉडी इस पूरी ब्रिक वॉल के अंदर एज अ रिजिड ऑब्जेक्ट होगी। मैंने एडवांस लेवल्स के अंदर इक्वेशंस बनाना शुरू की कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स का प्रॉब्लम आ जाता है, पाइल का प्रॉब्लम आ जाता है। वहां पे हमने दो फेसिस को जब हमने आपस में कनेक्ट करना है तो वहां पे फिर हमने इक्वेशंस करते हैं। अच्छा, अब जो हमारी कंक्रीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम बिना सिविल इंजीनियर में कंक्रीट या ब्रिक के ऊपर काम करना है, हम मशीन या मैकेनिकल इंजीनियर्स नहीं हैं जो हम कपलिंग के ऊपर काम करें या एडजस्ट पॉइंट के ऊपर काम करें, या हमारा प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन देखनी हो कि एक ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज आपके पास एक मशीन का पार्ट है, उस मशीन के पार्ट में दो पार्ट्स हैं जो आपस में फ्रिक्शन आउट हो रहे हैं और आपस में वो स्ट्रेसिस ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे उस तरह, सिर्फ हीट ट्रांसफॉर्म है, मतलब उनकी शेप डिफॉर्म नहीं हो रही, लेकिन आपस में उनका सिर्फ फ्रिक्शन के हद तक कनेक्शन है, बिल्कुल सरफेस लेवल का कनेक्शन है। एक चीज तरह रफ होगी और दूसरी चीज पे उसको इतना असर नहीं पड़ेगा, तो हम वो काम नहीं कर रहे। हम लोग, हमने क्या काम करना है कंक्रीट में, हमने स्ट्रेसेस को ट्रांसफॉर्म करना है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। उसके लिए जो सबसे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में उन्होंने रिजिड बॉडी भी यूज की है, उन्होंने कपलिंग भी यूज की, उन्होंने उसको भी देखा, आप वो पॉइंट वो वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन हमने अगर किसी चीज में स्ट्रेस को ट्रांसफॉर्म करना है एक लेयर से दूसरे लेयर पे, या हमारे सपोर्ट प्लेट से हम लोड को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इस ब्रिक के ऊपर, फिर इस ब्रिक के ऊपर, फिर इन लेयर्स के ऊपर, अल्टीमेटली हमारे पास ये रिजिड मेंबर है। लोड ट्रांसफॉर्म कैसे होता है? लोड ट्रांसफॉर्म होता है थ्रू रिजिड मेंबर टुवर्ड्स द रिजिड मेंबर। जो दरमियान में वीक जोन्स हैं, ये ब्रिक और ईसीसी बहुत वीक है एज कंपेयर टू स्टील के, तो यहाँ पे आपके पास जो फ्रैक्चर्स आते हैं आपके पास, लेकिन लोड कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है आपके पास फ्रॉम रिजिड मेंबर टू रिजिड मेंबर। या जैसे अगर आप लोगों ने जो स्पेशली मास्टर स्टूडेंट्स है वो इस बात को थोड़ा समझेंगे, आइरिस बिल्डिंग में हमारे पास शेयर वॉल्स होती हैं और तमाम लोड जो है वो जितना स्टिफ मेंबर होता है उस स्टिफर मेंबर के अगेंस्ट जो है शेयर वॉल जो लोड है ट्रांसफॉर्म होता है। हम ज़लज़ले को ये नहीं बताते कि ये कॉलम है और ये वाल है, इस वाल के ऊपर लोड अप्लाई करो, हम ये नहीं बता सकते ज़लज़ले को। जब अर्थक्वेक है या विंड लोड आपके पास लेटर लोड आता है तो वो देखता है कि स्टिफ मेंबर कौन सा है, जो जितना स्टिफर होगा एज कंपेयर टू द रूम वो वहां पे लोड चला जाएगा। तो इसी तरह आपके पास लोड हमने अप्लाई करना शुरू किया टॉप से स्टील प्लेट से, और ये बॉटम तक ही उसमें लोड जाना है। अब दरमियान में मीडियम क्या है, दरमियान में पाथ क्या है? क्या दरमियान में भी सारा रिजिड बॉडी है? अगर है तो आप रिजिड बॉडी प्रोवाइड कर दें। क्या दरमियान में सारा एम्बेडेड रीजन है? एम्बेडेड रीजन से बात है कि ये स्टील प्लेट जैसी लोड अप्लाई होगा ये बसना शुरू कर देगा इन कंक्रीट के अंदर, ऐसा नहीं है। या आपके पास शेल टू सॉलिड कपलिंग है कि आपके पास एक मेंबर शेल है और एक सॉलिड है, वो भी नहीं है। हमें पता है कि हमारा स्टील प्लेट को भी हमने सॉलिड मेंबर किया था और ब्रिक को भी हमने सॉलिड मेंबर ही मॉडल किया है। ऐसे किया है ना हमने, ब्रिक को शेल नहीं किया, यानी कि 2D नहीं किया हमने, ऐसी चीज है आपके पास। तो इस हिसाब से जो अभी तक देखे, मैंने शुरू में भी अपनी प्रेजेंटेशन में भी मेंशन किया होगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे सारा पैकेज नहीं आता। हाँ, जो कंक्रीट रिलेटेड चीजें हैं उनको डिफरेंट लोगों के साथ प्रोजेक्ट में जब इन्वॉल्व रहते हैं तो आप लोगों ने किया। मैंने अभी तक जो ब्रिक में और कंक्रीट में जो आपस में स्पेशली जो सरफेसेस हैं, सॉलिड सरफेसेस हैं, उसमें मैंने टाई को ही
मोस्टली यूज किया है और उसको देखा है कि इजी टू यूज, आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट देना नहीं पड़ता, आपका मकसद पूरा होता है। एंड द मेन रीजन इज दैट आपकी स्ट्रेसेस ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। सो आई होप कि आपको इसका जो है आंसर मिल गया होगा। जी शुएब चले गए अफ्तारी करने? शुएब चला गया। जी मुनीब, और कोई सवाल आपका? मुनीब, उमैर, हमाद? जी सर, समझ आ गई सर। ठीक हो गया। अच्छा, आज जो हम टास्क आप इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मेरी कोशिश है हम वेडनेसडे को मिलें, तो आप लोगों को मैं टाइम मेंशन कर दूंगा। मैं म्यूट कौन हो गया? जी सर। चलो, तो नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह हम लोग मिलेंगे। उसमें उससे पहले से मॉडलिंग वाला फेज जो है, पेपर जो मैं आपको शेयर करूंगा, इस फाइल को यूज करते हुए आपने मॉडलिंग कंप्लीट करनी है, ताकि मैं देखूं कि आपकी ब्रिक मशीनरी वाली मॉडलिंग कंप्लीट होगी। एंड देन इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम मैंने आपको प्री स्ट्रेस गर्डर के ऊपर वर्किंग करना बतानी है कि प्री स्ट्रेस गर्डर जो है हम उसको कैसे मॉडल आउट हम लोग करते हैं। जी उमैर, कोई सवाल है आपका? सर ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। असल में मेरा नेट इशू था स्टार्ट में, तो स्टार्ट में कोई सर इशू मैंने नहीं, मैं फोन कर सेकंड दूँ। किया था, तो उस टाइम सर मुझे स्टार्ट में कुछ समझ नहीं आई, मैं बाद में ही हूँ ना सर। कोई प्रॉब्लम और नहीं। दूसरी कोई बात सर, प्रॉब्लम। वो लास्ट क्लास में आपने मुझे बोला था वो कर्व प्लॉट करने का सर, स्टील फाइबर्स और कन्वेंशनल कंक्रीट के दरमियान सर। हाँ जी, आपको मैं सर वो प्लॉट किया हुआ है सर मैंने सर। जी जी, एक मिनट, मैंने आपको राइट दी है। मैं आप अपनी मुनीब अपने आप स्क्रीन बंद कर लें, और उमैर जो अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे। उमैर, आपको मैंने राइट दी, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप। सर नहीं हो रही सर, वो राइट सर नहीं मिली अभी तक। एक मिनट, सॉरी जी, अब आपको मिल जाएगी राइट प्रपोजल। तो जूम पे ना, जूम और जी मीट पे दोनों पर प्रॉब्लम्स आती थी, 40-40 मिनट 50 मिनट, तो टीम पे कम से कम ये प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है सर, शो हो रही है सर वो स्क्रीन? जी, होना शुरू हो गई है। सर एक तो ये मॉडल था सर, लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था, तो आपने बोला ठीक था है, कि इसमें मटेरियल प्रॉपर्टीज दे देना, तो प्रॉपर्टीज भी हाँ मैंने दे दी है सर। गुड, दिखाएं जरा। यस, जबरदस्त, गुड। प्रॉपर्टीज भी मैंने दे दी है सर। ये आपने बोला था कि इसको ना पार्ट्स अलग अलग जो है वो पार्ट्स बना के। हाँ, क्योंकि हमने मॉडल, हमारा मटेरियल अलग हो गया ना उमैर, हमारा मटेरियल से अलग हो गया ना। जी सर। सर आपने कहा था कि पार्ट्स भी अलग अलग बना देना। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, सही किया, जी सर। जबरदस्त। मैश कितना किया? मैश में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? मैश सारा कंप्लीट हो रहा है आपका? सर मैश की सर मुझे इतनी नॉलेज नहीं है सर, मैं अब करता हूँ सर मैश। सर मैश में सर कोई इशू नहीं, वीडियो मेरा मॉड्यूल 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा, आप आराम से मैश कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वो दिखाएं, सर मटेरियल प्रॉपर्टीज दिखाएं मुझे। मुझे ओके सर। ये सर मटेरियल एक प्लेन कंक्रीट है सर। एक्सेल पे दिखा देंगे, अगर एक्सेल पे प्लॉट की हुई है। जी सर। सर ये एसएलवी वाली शीट थी सर, जो मेरी थी सर, प्लेन कंक्रीट ठीक है, शीट थी। तो आपने ठीक बोला है। था कि इन दो आप कंपैरिजन दे देना, फिर वो कंपैरिजन सर। ब्लू लाइन कौन सी है? जो प्लेन कंक्रीट की है ना? प्लेन कंक्रीट की है सर, और ये ऑरेंज लाइन स्टील फाइबर्स। अच्छा, आपके पास स्टील फाइबर की, चलें उमैर आपने खुद तो परफॉर्म नहीं किया होंगे एक्सपेरिमेंट, लेकिन कहीं लिटरेचर से स्टील फाइबर की स्ट्रेस एंड कर्व मिलती है आपको? क्या वो उसी शेप में है या कंक्रीट की तरह डाउन होती है? देखना पड़ेगा सर। इसको देखिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से स्टील फाइबर को भी ब्रेक होना चाहिए। देखें, अगर आपकी स्टील फाइबर नीचे तरफ नहीं आ रही ना, तो उसका ये मतलब है कि आपका एनालिसिस इन्फिनिटी जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। आपकी स्ट्रेस, सर हो रहे सर, नीचे आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको वैल्यूज भी दिखा देता हूँ सर। हाँ वैल्यूज दिखा दें। तो 50 के बाद सर ये नीचे आ रहे हैं सर, देखिए, लेकिन उसमें वो काफ़ी कम है सर। कम आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। देखिए 50 49 हो सकता है अगर लिटरेचर में देखें, जो बीइंग अ रिसर्चर, एक आप सबके लिए एडवाइस है
जी सर। कोई भी काम करते हैं, अगर उसका रेफरेंस आपको, कोई भी आर्गुमेंट बनाते हैं आप, उसका रेफरेंस आपको पब्लिश पेपर में मिल जाता है, तो दैट्स बेस्ट थिंग। आप कह सकते हैं कि जी फला बंदे ने ये काम किया है, उसने अपने वर्क में ये चीज शो की है, हम उसी को लेकर चल रहे हैं, फिर आप बड़ी जमा हो जाते हैं बहुत से कमेंट से। ठीक है, जी सर। अच्छा, काइंडली थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक तो आप लिटरेचर से कंपेयर कीजिएगा और काइंडली इस शीट को ना ग्रुप में शेयर करें, ताकि बाकी भी लोग अगर इससे बेनिफिट होना चाहें तो वो उसको बेनिफिट इससे हो सके। ठीक है, शेयर कर दूंगा। चलो। थैंक यू सर। ये तो यार वंस अगेन सॉरी, वेडनेसडे का प्रॉमिस था, कुछ ऐसे मामला थे फैमिली के कि मैं नहीं काम निकाल सका। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा हम जल्दी बैठेंगे जोहर से, ताकि जो शुएब है उसकी अफ्तारी की वो भी बेचारा डिस्टर्बेंस ना हो, और मेरे बात हमें उसका भी ख्याल रखना है। तो आई होप कि आज आपको ये वीडियो अभी आपसे शेयर हो जाएगी, लेक्चर अभी कर देता हूँ मैं। और आई होप कि ब्रिक मशीनरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम मैंने थोड़ा सा आपको हॉलो कॉलम्स के ऊपर काम करना है और गर्डर्स, प्रीस्टस गर्डर्स के ऊपर काम करना है। जी मुनीब। सर आप हमें डायनेमिक एनालिसिस के बारे में कुछ बताएंगे इस मॉड्यूल में? मुनीब, एक दफ़ा मॉडलिंग के जितने भी इश्यूज हैं, शेप के जो प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों के जो इश्यूज हैं, एक दफ़ा मॉडलिंग कंप्लीट हो जाए, फिर मैं साइक्लिक लोडिंग, डायनेमिक में ना डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग्स हैं हमारे पास। जी सर। हम जो मोस्टली एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं मुनीब, अगर मैं जी थोड़ा सा सर। एक्सप्लेन करूं तो वो हम क्यूस्टोस्टैटिक लोडिंग अप्लाई करते हैं, पुश एंड पुल है, और वो हम करते इस तरह हैं। ना तस्वीर आपको नजर आ रही है? जी सर। तो हम लोग करते कैसे मुनीब, जितना हमारे पास मैक्सिमम, देखिए हम लोग दो तरह के लोड अप्लाई करें ना, डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल और लोड कंट्रोल है। तो हमारा जो सारा है वो डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल हमारा चल रहा है, सॉरी। तो ये जो है क्यूस्टोस्टैटिक लोडिंग, हम लोग ये इंशाल्लाह अप्लाई, मेरा पूरा प्लान है ये इस मॉड्यूल में हम लेके चलेंगे, लेकिन मेरे मॉडल्स कंप्लीट हो जाए दफ़ा, मॉडल में फिर हमें कोई प्रॉब्लम्स ना है। तो हमारे पास क्या होगा यार, चले जाओ ना। तो हमारे पास क्या होगा मुनीब कि जी सर। ये एक हमारे पास प्रॉब्लम था, ठीक है, गर्डर का था। आपके इस केस में भी ऐसे ही प्रॉब्लम होगा, बस उसमें हमने रोटेशन कर दें इसको। हमारे पास एक ब्रिज पियर था और हमारे पास ये फोर्स एफ यहाँ पे अप्लाई हो रही थी, और हमने उसका टाइम पीरियड कैसे देना है, हमने उसको मैग्नीट्यूड कैसे देना है। तो हमने क्या किया कि हमारे पास हाइट ऑफ कॉलम मौजूद है और हमारे पास हाइट ऑफ बिट टॉप मौजूद है, यानी कि यहाँ तक कितनी आपके पास मौजूद है, टोटल हाइट हम आपके पास आ गई कि बेस से लेके टॉप तक कितनी हाइट है। और फिर हमने अप्लाई करना शुरू किया कि 0.05% ऑफ दिस हाइट। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, 0.05 को मल्टीप्लाई किया टोटल हाइट के साथ इंटू 1। तो हमारे पास ये पहला साइकिल, यानी कि हम फर्स्ट टाइम जो लोड अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, वो 8.225 मिलीमीटर हो जाएगा। और किस तरह अप्लाई करेंगे, 0 से 8.5 पॉजिटिव, फिर 0, फिर माइनस, फिर 0। तो ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है लोडिंग का, फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम पॉजिटिव, टुवर्ड्स 0, टुवर्ड्स मैक्सिमम नेगेटिव, टुवर्ड्स 0। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा साइकिल, फिर तीसरा साइकिल, और फिर उसके बाद हम लोग 0.1% से 1% पे, 2% पे, 3% पे, 4%। हमें तो नहीं पता कि हमारा ये ब्रिज गर्डर कहाँ पे फेल हो रहा है, हमें अभी इसके बारे में हम ब्लैंक हैं। तो हमने क्या किया, हमने हाइट ली और हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट देना शुरू कर दी। क्यों देना शुरू कर दी, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जब भी हमारा कोई अर्थक्वेक आता है
जी हमारी बिल्डिंग